चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज चालू हो गई यार कि ना बोल दल कि यार मानो जे मेरे मन या ये ना रख ले पूछेंगे सबसे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या चीज़ से, करंट अफेयर से करें? से करिए ना। ठीक है, चलिए लुसेंट से करते हैं। इन लोग की इच्छा के अनुसार हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए डिस्कशन में देखिए दोस्तों, हम लोग जिसको लुसेंट अगर जब बढ़िया से पढ़ने नहीं आता है ना, हम लोग इसको बढ़िया से एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन से आप लोग भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। साइंस अभी चल रहा है और करेंट अफेयर चल रहा है। जो आप लोग को जो रेगुलर है उसको तो मालूम ही होगा, जो नया उसको हम लोग बता दिए। चलिए तो फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। तरंग चैप्टर दिए थे हम लोग, और इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है ना, वो लगभग पूछा जाता है। इसे पहली बार पूरा पूछ देते हैं। जब डिस्कशन के लिए दिया जाता है, रिवीजन के लिए दिया जाता है, तो रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। लेकिन आज तो हम लोग चैप्टर दिए हैं तो A to Z पूछेंगे। चलिए तो तरंग के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है बताइए? अनुदैर्ध्य तरंग। अब प्रकाश किस प्रकार के तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। बहुत बढ़िया। चलिए प्रकाश अनुप्रस्थ और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, किस तरंगों का ध्रुवन नहीं होता है? माने कौन ऐसा तरंग है जिसका ध्रुवन नहीं होता है बताइए? ध्रुवन नहीं होता। हाँ, ध्रुवन नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंग का। आप बता दीजिए। अनुदैर्ध्य तरंग। बहुत बढ़िया, अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवन नहीं होता है। ठीक है, अयांत्रिक तरंग को किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक तरंग को अस्थायी तरंग। अयांत्रिक तरंग का बताइए। आयांत्रिक तरंग को हाँ, विद्युत चुंबकीय। बहुत बढ़िया। विद्युत, अगर कहीं अयांत्रिक तरंग नहीं दिया रहेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग दिया रहेगा, और विद्युत चुंबकीय नहीं दिया रहेगा तो अयांत्रिक दिया रहेगा। ठीक है, तो दोनों नाम जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बताइए, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की चाल से चलता है? माने उसका चाल किस प्रकार का होता है? अलग अलग तरह की समान होता है कि क्या होता है? प्रकाश की चाल से चलता है। यानी एक समान, यानी प्रकाश के एक चाल समान से। प्रकाश के चाल से। चलिए ठीक है, एक समान नहीं, प्रकाश के चाल से चलता है। चलिए देखते हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किस चीज़ की बनी होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किस चीज़ की बनी होती है? फोटोन को बने होते हैं। आप बताइए। फोटोन। बहुत बढ़िया, फोटोन की बनी होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे की तरंगदैर्घ्य परिसर कितना से कितना के बीच होता है? यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना से कितना के बीच होता है? 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 तक। आप बताइए। 10 के पावर -4 से 10 के पावर -2 तक। 3 10 के पावर -14 मीटर से लेकर 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य परिसर। वहीं आवृत्ति परिसर, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के आवृत्ति परिसर हो जाएगा 10 के पावर 20 से लेकर आपको हो जाएगा 10 के पावर 4 हर्ट्ज तक। चलिए बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण क्या है? सो बता सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण? हाँ, गुण कर है। आप बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण। यह प्रकाश की चाल से गमन करता है। यह अनुप्रस्थ होता है। और ठीक है, बढ़िया है। अनुप्रस्थ होता है। देखिए, यह उदासीन भी होता है। ठीक है, हाँ, यह अनुप्रस्थ भी होता है। और जैसे प्रकाश कैसे अनुप्रस्थ होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ, कि इसका वेग प्रकाश के वेग के समान ना हो रहा है, इसीलिए अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और उसके साथ ये उदासीन अनुप्रस्थ होता है। उसके बाद आपको हो जाएगा कि इसके गमन करवे करता है। ये इसमें ऊर्जा और अति संवेग होता है, ऊर्जा संवेग होता है। इसका अवधारणा किसने दिया है? मैक्सवेल ने दिया है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया है। अब अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्न तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, माने इसमें दिया हुआ निम्न तरंग। तो कौन कौन सा तरंग दिया हुआ कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है? कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और प्रसव तरंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आप बता दीजिए। माने ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं था, वो बताए हैं, लेकिन अब कौन है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है? आपको ऑप्शन में दे देगा कि कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, बताइए। तो बताइए कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम बता दीजिए, कुछ प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग का आप बताइए। कुछ प्रमुख विद्युत चुंबकीय जैसे गामा किरणें हो गया। बहुत बढ़िया। गामा एनोड किरणें हो गया। एनोड, जैसे कैथोड एनोड होता है, तो एनोड हो गया। और एक्स किरणें हो गया। एनोड होगा। कैथोड होता है, एनोड होता है ना।
प्लस माइनस हाँ हाँ। होता है ना, तो वो नोट हो जाएगा। एक्सरे भी हो जाएगा, एक्सरे तो एक्स किरणें। हाँ, जैसे में देखिए गामा किरणें भी हो गया, हाँ। आपको एक्स किरण हो गया, पराबैंगनी किरणें भी हो गया, दृश्य विकिरण भी हो जाएगा, और दृश्य विकिरण के बाद अवरक्त विकिरण भी हो जाएगा, ये सब कुछ छोड़ के जितना हो जाएगा अवरक्त विकिरण हो जाएगा। और उसके बाद आपको हेनरी हर्ट्ज जैसे में कि जिसको लघु तरंगे कहा जाता है, दीर्घ तरंगे भी कह सकते हैं, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जितना किरणें सब हो जाएगा। ये सभी जो ही नहीं कुछ प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, चलिए बता दीजिए। हाँ, गामा किरणें का नामकरण किसने किया है? गामा किरणें का नामकरण गामा किरण के, हाँ जी पहले ना आप बता दीजिए। पॉल बिलार्ड, वो तो खोज किया है। हाँ गामा किरण के नाम रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड किया है। पॉल बिलार्ड तो खोज किया है गामा किरणें का, ये नामकरण किया है। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए। जो सूक्ष्म तरंगे होते हैं ना, वो कितना से के पावर से कितना के पावर के बीच होता है? जो सूक्ष्म तरंगे, उसको हम लोग सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। 10 के पावर -4 से 10 के पावर 2। आप बताइए। 10 के पावर -2 से 10 के पावर -3 होता है। 10 के पावर -2 से हाँ, 10 के पावर -2 से या 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -2 मीटर, ये भी आप कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए तरंग दैर्घ्य को माने किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? तरंग प्रतीक कौन है? हाँ, तरंगधार बताइए। तरंगधार को लैम्डा से लेमडा कहाँ के भाषा माने कहाँ के ये प्रतीक है दिया गया? भाषा है, ग्रीक भाषा में जो लेमडा है ना, वो ग्रीक भाषा है। हाँ, वहीं से दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए। सभी प्रकार की तरंगों में, सभी प्रकार के जो तरंग होता है ना, उसमें तरंग के चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच संबंध को आप बता सकते हैं? हाँ, पहले आप बता दीजिए। आप बता दीजिए। नहीं, बात नहीं समझे। जैसे में देखिए केना संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध बताना है, उसी प्रकार सभी प्रकार का जो तरंग होता है ना, तो तरंग के चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध बताना है आपको। आवृत्ति गुणित तरंगधार चाल बराबर तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणित तरंगधार। आप बता दीजिए। V बराबर n लैम्डा। हाँ, n लैम्डा, यानी तरंग के चाल बराबर होता है क्या? आवृत्ति गुने लैम्डा। हाँ, माने लैम्डा ने तरंग दैर्घ्य दूसरा। हाँ, चलिए ठीक है, आप बता दीजिए। चलिए अब आपसे पूछ रहे हैं कि गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तरंग दैर्घ्य परिसर, गामा किरणें का गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य परिसर, गामा किरणें तरंगधार परिसर 10 के पावर 20 से 10 के पावर 18। वो तरंग दैर्घ्य परिसर नहीं है, तो बता रहे, वो तो आवृत्ति परिसर अच्छा है। ठीक है, तरंगधार परिसर 10 के पावर -14 से 10 के पावर -10। आप बताइए। बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया है। चलिए आप बता दीजिए एक्स किरणें का तरंग दैर्घ्य परिसर बता दीजिए। एक्स किरणें का माने एकदम सीरियसली से पूछ रहे हैं। अच्छा, एक्स किरणें का तो 10 के पावर -10 से 10 के पावर -8। बहुत बढ़िया, 10 के पावर -10, 10 के पावर -8। आप बता दीजिए। आप पराबैंगनी किरणें का जो आप तरंग दैर्घ्य परिसर बता सकते हैं? पराबैंगनी किरणें का तरंग दैर्घ्य परिसर पराबैंगनी सीरियल से नहीं तो है, सीरियल। अच्छा, तो 10 के पावर -8 से 10 के पावर नहीं 10 के पावर -8 से 10 के पावर -7। बहुत बढ़िया, 10 के पावर -8 मीटर से लेकर 10 के पावर -7 मीटर पराबैंगनी किरणें का। ठीक है, और दृश्य विकिरण का बता सकते हैं तरंग दैर्घ्य परिसर? 3.9 गुने 10 के पावर -7 से 7.8 गुने 10 के पावर -7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप नहीं याद किए हैं? परिसर तो परिसर याद करना चाहिए ना। अवरक्त विकिरण का तरंग दैर्घ्य परिसर बता सकते हैं? हम बता सकते हैं। अवरक्त विकिरण का हो जाएगा 10 के पावर -7 से 10 के पावर -3 तक। 7.8 10 के पावर -7 से 10 के पावर -3 तक। लघु रेडियो तरंगों का आवृत्ति परिसर, लघु रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य परिसर बताइए। तरंग दैर्घ्य परिसर, तरंगधार परिसर तो ये हो जाएगा इसका 7.8 से 10 के पावर -7, 10 के पावर -3 से ये हो जाएगा 1 मीटर तक। एक ये हो जाएगा 10 के पावर -3 से 1 मीटर। ये हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंग 1 मीटर से लेके 10 के पावर -4 तक। माइनस नहीं होगा, 4 तक। हाँ, दीर्घ में समझ आएगा, प्लसे में है, 10 के पावर 4 है। 1 मीटर से 10 के पावर 4 तक। चलिए आवृत्ति परिसर भी लगभग उसी के बराबर है, आप बता सकते हैं? हाँ, सभी का आवृत्ति परिसर बता सकते हैं? गामा किरणें का आवृत्ति परिसर बताइए। 10 के पावर 20 से 10 के पावर 18। हाँ, बहुत बढ़िया। एक्स किरणें का 10 के पावर 18 से 10 के पावर 16। पराबैंगनी किरणें का 10 के पावर 16 से 10 के पावर 14। दृश्य विकिरण का 10 के पावर 14 से 10 के पावर 12। अवरक्त विकिरण का
10 के पावर 12 से 10 के पावर 10। हाँ बहुत बढ़िया। लघु रेडियो तरंग का? लघु रेडियो तरंग का हो जाएगा 10 के पावर 10 से 10 के पावर 8। और दीर्घ रेडियो तरंग का? 10 के पावर 6 से 10 के पावर 4। बहुत बढ़िया। सीरियली से था हम लोग, इसको सीरियली से याद कीजिएगा तब दिमाग में रहेगा, ठीक है, नहीं तो बीच बीच से कहीं से रहेगा ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इसको सीरियली ढंग से याद कीजिएगा, यानी तरंगदैर्घ्य परिसर और आवृत्ति परिसर, ये सीरियली ढंग से याद कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आप बताइए, दृश्य विकिरण का खोज किसने किया है? न्यूटन। आप बता दीजिए परावैंगनिक किरणें का खोज? रिटर। आप बता दीजिए कि लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया है? लघु रेडियो तरंग हाँ मार्कोनी। आप बताइए। हेनरिक हटर्ज। बहुत बढ़िया। दीर्घ रेडियो तरंग का? मार्कोनी। बहुत बढ़िया। एक्स किरणें का? रोएंटजन। गामा किरणें का? पॉल बिलार्ड। बहुत बढ़िया। चलिए आप बता दीजिए कौन किरणें उष्मीय विकिरण है? कौन सा किरणें उष्मीय विकिरण है? अवरक्त किरणें। आप बता दीजिए कि रोगियों के सेकाई करने में किसका प्रयोग किया जाता है, माने किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है रोगियों के सेकाई करने में? सेकाई में अवरक्त विकिरण। हाँ एक और है अवरक्त विकिरण और कौन? परावैंगनिक। चलिए चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है? किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? इसका किया जाता है एक्स किरणें का। हाँ जैसे में एक्सरे उक्सरे ना होता है, चिकित्सा सब में होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसका माने किसका वेदन क्षमता अत्यधिक होता है? वेदन क्षमता अत्यधिक होता है। वेदन क्षमता गामा किरण के। बहुत बढ़िया। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में एवं कृत्रिम रेडियो धर्मिता में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए किससे हम वस्तु को देख सकते हैं, माने दृश्य विकिरण। दृश्य जैसे में नामे है दृश्य विकिरण देख सकते हैं। चलिए किसका प्रयोग रेडियो टेलीविजन और टेलीफोन में किया जाता है? रेडियो और टेलीफोन। लघु रेडियो तरंग नहीं, इस दीर्घ रेडियो तरंग लघु है। रेडियो और टेलीविजन और टेलीफोन। हाँ तो तीनों में हो जाता है लघु। हाँ लघु। दो गो में मात्र है दीर्घ। तो वही बात ही बोल रहा था, ठीक है। दो गो बोले ना तुमको। चलिए तो लगभग क्या बढ़िया से समाप्त हो गया है। तरंग समाप्त हो गया, ठीक है, फिजिक्स। और चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं बिलियन, यानी केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर बिलियन है। बिलियन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए किसी बिलियन में बिलियन की कणों की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर माने कितना सेमी से कम होता है, तो उससे हमारी आँख और सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। 10 के पावर -7। आप बताइए। 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम होने पर। हाँ 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम होने से नहीं देख सकते। चलिए बिलियन किस प्रकार का होता है, माने किस प्रकार का बिलियन किस प्रकार का होता है? अस्थायी, पारदर्शी, अपारदर्शी। बिलियन अस्थायी। अस्थायी नहीं, बिलियन अस्थायी नहीं होता है दोस्त, ये वास्तविक बिलियन होता है, ये अस्थायी होता है, ठीक है, और पारदर्शी होता है। अस्थायी और पारदर्शी। हाँ पारदर्शी। चलिए बताइए बिलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, ठीक है। तथा जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं? विलय। जो बिल जाता है माने बिला जाता है उसको विलय कहते हैं। चलिए जिस बिलियन का डाई इलेक्ट्रॉनिक नियतांक अधिक होता है तो वो उतना ही अच्छा कि उतना कम विलायक होता है। अच्छा विलायक। अच्छा विलायक होता है। सबसे अच्छा विलायक कौन है? जैसे जल है। जैसे जल। किसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक जल के। हाँ जल को कहा जाता है क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए द्रव में गैस का विलयन किस प्रकार का उदाहरण है? द्रव में गैस का विलयन। द्रव में गैस का विलयन। द्रव में माने कोई द्रव है, हाँ। तो द्रव में गैस का विलयन, माने द्रव में गैस का विलयन किस प्रकार का? चलिए द्रव में गैस का विलयन की तो वो द्रव में तो मतलब ये हो जाएगा अल्कोहल। आप बताइए। कथी होता? अल्कोहल द्रव में तो द्रव्य का मिश्रण हो गया, अल्कोहल द्रव्य ना हुआ। द्रव में गैस का मिश्रण हो गया तो द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपको द्रव में गैस का विलयन। और ठोस में गैस का विलयन क्या हो जाता है? ठोस में गैस का विलयन बता सकते हैं? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है, याद कर लेना। ठोस हो गया कपूर। कपूर में गैस का विलयन। हाँ ठोस में माने गैस का विलयन। तो कपूर में हो जाएगा किसका विलयन? तो गैस वायु में माने कपूर में वायु का विलयन हो जाएगा, ठीक है। गैस में ठोस का विलयन क्या हो जाएगा? गैस में जो गैस है ना उसमें ठोस का विलयन बता सकते हैं? ना। चलिए आप बताइए।
गैस में ठोस का विलयन। गैस में माने ठोस कोई पदार्थ ना हाँ मिश्रित रहता है। हाँ, तो गैस में ठोस का विलयन हो जाएगा धुआं। धुआं और धुआं धुआं हो जाएगा, यह हो धुआं। वायु में आयोडीन का हाँ, वायु में आयोडीन का विलयन। तो ये समझ बड़ा में ट्रिक कंफ्यूजन है। से- हाँ ट्रिक से आती है। देखिए ये ठोस में गैस का तो गैस में ठोस का विलयन ये कंफ्यूजन है, लेकिन ये बार बार पूछता है धुआं, ठीक है। हाँ। क्योंकि देखिए ठोस माने कह रहा है क्या से गैस में हाँ। ठोस का विलयन, तो गैस मान ले तो ठीक है माने, गैस है। लेकिन माने वायु उसमें धुआं हम लोग को नहीं दिमाग में सोचता है कि ठोस में कैसे है, हाँ। इस प्रकार का। तो इसलिए ये प्रकार के बहुत पूछता है। गैस में ठोस का विलयन माने बहुत प्रकार से पूछता है। हाँ गैस में गैस का विलयन ये तो बहुत सिंपल है। वायु वायु और वायु हो जाएगा। गैस का मिश्रण, कोई भी गैस को गैस में मिश्रित कर दीजिए। आप बता दीजिए गैस में द्रव का विलयन, ये भी अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। गैस में द्रव का विलयन गैस में हो द्रव जाएगा कुहासा। कुहासा, कुहासा हाँ, कोहरा उसको कुहासा कोहरा कहते हैं। धुंध। हाँ, ये धुआं सब, हुए धुएं हाँ, कहते हैं, धुंध। धुएं के कुहासा हाँ। कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक और बता दीजिए। धुंध ना बोले। अब बादल नहीं बोल हाँ सकते बादल, हाँ बादल। ठीक है। मैंने गैस माने कोई माने हवा है ना, तो मान लीजिए उसको गैस, और गैस में जैसे में द्रव का माने बारिश उरिश ना बादल ना रहता है, जमा रहता है। जमा रहता है, ठीक है। और द्रव में द्रव का विलयन ये तो बहुत सिंपल। द्रव में द्रव का विलयन अल्कोहल। जल में अल्कोहल। हाँ, जल में अल्कोहल। ठोस में ठोस का विलयन ठोस में ठोस का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन हो जाएगा कौन है थैलियम में पड़ा। ठोस में ठोस का मिश्र धातु, मिश्र धातु में पीतल ना होता तांबा, है, जैसे तांबा में जस्ता को मिश्रित कर देते हैं, ठीक है। और ठोस में गैस का विलयन तो हो ही गया है, लेकिन ठोस में द्रव का विलयन माने कोई ठोस पदार्थ है, उसमें द्रव को मिश्रित करना। किसका उदाहरण है? ठोस में द्रव का। हाँ तो बता रहे हैं ठोस तो कपूर है क्या? थैलियम में, थैले में पारा का। थैलियम में पारा। आपको पारा का विलयन, ठीक है। ध्यान तो लगभग ये हो गया विलयन के प्रकार। दोस्तों ये बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग पूछने की अधिकांश संभावना रहता है। क्या अब विलाय का उपयोग, जैसे विलाय का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कुछ बता सकते हैं? कुछ जरूरी नहीं दवाई में, कि हाँ, औषधि में, दवा के रूप में, औषधि के बताइए। रूप में। दवा के रूप में औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई। निर्जल धुलाई यानी निर्जल धुलाई का मतलब क्या होता है? निर्जल धुलाई का मतलब होने में सुरक्षा नहीं है। नहीं, निर्जल धुलाई का मतलब पेट्रोलियम के शुद्ध ना किया जाता है। पेट्रोलियम बेंजीन आपको हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, उस सबको शुद्ध किया जाता है। हाँ तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो देख लीजिएगा, उसे वीडियो भी देख लीजिएगा ना, तो दोबारा हो ही जाएगा। क्या मनोज जी? चलिए आप बता दीजिए। अब विलेता बराबर क्या होता है? विलेता, विलेता बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा बटे विलय की मात्रा गुने से है। ठीक है, विलय की मात्रा बटा विलाय की मात्रा गुने से है। बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए आप बताइए, किसी पदार्थ की विलायक में विलेता, विलायक तथा विलय की किस चीज़ पर निर्भर करता है? विलायक तथा विलय की किस चीज़ पर निर्भर करता है? नहीं, विलेता, विलेता विलय की विलेता मात्रा माने विलायक और विलय की किस चीज़ पर निर्भर करता है? आप बताइए। दाब पर। आप विलय की बताइए। मात्रा पर। माने प्राकृतिक ताप दाब, प्राकृतिक और ताप दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे विलय पर ताप का प्रभाव हम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए सामान्यतः ठोस पदार्थ को विलेता, सामान्यतः ठोस पदार्थ को विलेता ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। आप बताइए। बढ़ता है। बहुत बढ़िया। ताप बढ़ने पर ठोस पदार्थ को विलेता सामान्यतः बढ़ता है, यानी बढ़ता है। कुछ जगह पर घटता भी है। बढ़ता भी है। तो कुछ जगह पर घटता है, तो कहाँ कहाँ घटता है सो बता सकते हैं? हाँ कुछ जगह पर बताइए। घटता है, जैसे कि ध्यान नहीं होता। आप बताइए। सोडियम सल्फेट, हाँ बहुत बढ़िया। हाइड्रो एसिटेट, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रेट, और कैल्शियम कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्रेट। ठीक है। माने देखिए तीन जगह कुछ घटता है। माने कुछ ठोस पदार्थों को विलेयता ताप बढ़ने पर घटती भी है, लेकिन अधिकांश बढ़ता है, लेकिन कुछ जगह पर घटता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ घटता है उसको याद कर लेंगे, यानी सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। आ किसी द्रव में गैस के विलेयता, माने किसी द्रव में गैस के विलेयता ताप बढ़ने पर, बढ़ता है। गैस के विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ता है। आप बताइए। बढ़ता है। द्रव, किसी द्रव में द्रव में गैस की विलेयता घटता है। ताप बढ़ने पर घटेगा, हाँ, और दाब बढ़ेगा ना तब बढ़ेगा। तब बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर घटता है, लेकिन दाब बढ़ने पर बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है। तो विलेयता पर दाब का प्रभाव, यानी दाब बढ़ने पर द्रव की गैस की बढ़ता विलेयता है। बढ़ता है, दाब बढ़ता बढ़ने है। पर बढ़ता है। आती पे बढ़ता है। और जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे क्या कहते हैं? जिस विलयन जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है, हाँ। माने कोई विलय पदार्थ है, उसी विलयन में रखिएगा ना तो उसका अधिकांश मात्रा हाँ, एकदम बढ़िया से घुल जाता है, हाँ। तो उसको क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। आप बताइए।
सांद्र विलयन कहते हैं। और जो कि कोई भी विलयन में विलय की मात्रा उतना अच्छा से घुला नहीं रहता, उसको क्या कहते हैं? तनु विलयन। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तनु विलयन, ठीक है। चलिए बता दीजिए, सभी तनु विलयन किस प्रकार का विलयन होता है? सभी तनु विलयन संतृप्त की असंतृप्त की आपको बता दीजिए, माने कि असंतृप्त संतृप्त हो जाते हैं ना, असंतृप्त होता है, ठीक है। ठंडा घोला नहीं। हाँ, जो विलयन जितना अधिक तनु होता है वो उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। पूछने वाला क्वेश्चन याद रखना दिमाग में, ठीक है। चलिए, निलंबन के बारे में पूछ रहे हैं आप लोगों से। निलंबन में माने परिक्षेपण कणों का आकार कितना होता है? निलंबन में 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7। आप बताइए। 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5। अरे भाई, निलंबन में उतना नहीं होता है। निलंबन 10 के पावर -3 से लेकर 10 के पावर -4 के 4 होता है। 10 के पावर -3 से 10 वो के पावर हाँ हाँ हाँ, निलंबन में या इससे थोड़ा मोड़ा अधिक होता है। लेकिन कोलाइड में आपको आप बोले 10 के पावर -5 मीटर से लेकर 10 के पावर -7 मीटर के बीच में होता है, बीच में। अगर उससे अधिक हो जाएगा ना तो वास्तविक विलयन में चल जाएगा, ठीक है। बीच में रहते तो यही रहेगा ना तो कोलाइड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, माने किस विलयन को माने हम लोग आँखों से देख सकते हैं? किस प्रकार के विलयन को? हाँ, किस विलयन के आंखों से देख सकते हैं? आप बताइए। वास्तविक वास्तविक आप कैसे देखिएगा? वास्तविक देखिए ना, हाँ, कोलाइड विलयन को। निलंबन को देख सकते हैं, कोलाइड को नहीं। कोलाइड को तो सूक्ष्मदर्शी से देख पाइएगा। निलंबन को जो 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -4 मीटर तक होता है ना, उसको आँख से देख सकते हैं। और जो कि ना छन्ना पत्र में वो छना जाएगा, आर पार नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए बताइए, किनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है? माने किस विलयन के कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है? निलंबन में। आप बताइए, हाँ, उदाहरण बताइएगा। निलंबन के हाँ, रक्त। आप बताइए। 4 गो है। निलंबन में नहीं है, वो तो कोलाइडियल का बता रहे हैं। निलंबन में हो जाएगा कोई चीज से बालू में धुआं। कुछ मिला हुआ रहता अरे है। जल, गंदा जल ना होता है। गंदा जल है और हाँ, कर देंगे गंदा जल हो गया आपको, वायु में धुआं। पाई में धुआं 2 चीज। चलिए आप बता दीजिए। हाँ, कोलाइडल का आकार बता सकते हो तो बताइए दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। इनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है तो हो ही गया। इनके छन्ना पत्र के आर पार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किनके? इनके कोलाइड का छाना पत्र हो सकता है। इसको छन्ना पत्र के आर पार जा सकता है, ठीक है। लेकिन चर्म पत्र से यह नहीं निकल सकता है। जैसे मैं कि आपको वो चर्म पत्र, जैसे में आपके शरीर कैसे जो कि ब्लड नहीं निकल रहा है, वो चर्म पत्र से वो नहीं निकल सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसका उदाहरण आप बता सकते हैं? किसका? ये कोलाइडल का, जैसे दूध हो गया, जैसे दूध हो गया, रक्त हो गया, गोंद, स्याही हो गया। जैसे देखिए दूधो सब जैसे थन से जब तक आप उसको नहीं निकालिएगा तो अपना मन से नहीं निकलेगा। रक्त है बात। रक्त का भी ये बात है, शरीर के त्वचा से आप नहीं निकल सकता है, गोंद समझे। गोंद सब भी नहीं निकलेगा जब तक उसको तोड़ कर नहीं हटाएगा तो, ठीक। चलिए आप बताते हैं, आप बता दीजिए कि किनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है? बहुत कम। हाँ, ये कोलाइड में बहुत कम। उसमें तो वास्तविक में तो नहीं होता है। जाने के प्रति अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, माने एकदम अलग हो जाता है। इसमें बहुत कम, जल्दी नहीं अलग होता है। चलिए, कोलाइड के विभिन्न प्रकार हम पूछ रहे हैं। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ठोस कण जो द्रव में परिक्षेपित होता है, कोई भी ठोस है, जैसे बर्फ देखो, बर्फ ठोस है तो वो द्रव में जाकर परिवर्तित, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोसेल। सोल, सीधे सोल कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, सोल कह सकते हैं। और रबर के दस्ताने का निर्माण किस प्रकार से होता है? रबर के दस्ताने का निर्माण किस प्रकार से होता है? सोल के। हाँ बताइए। तो वो तो है उदाहरण सोल का, लेकिन कौन सोल? सोल दो प्रकार का, जैसे देखिए किस प्रकार से होता है रबर के दस्तानों का निर्माण? विद्युत लेपन द्वारा, रबर सोल के द्वारा, ठीक है। और वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव के में समान रूप से परिक्षेपित तो होता है, माने वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होता है पर उनमें प्रवाहता नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? जैसे में देखिए वैसा कोलाइडियल जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित हो जाता है, जिसमें कोई द्रव ना परिक्षेपित होता है ठोस द्रव में, लेकिन वह प्रवाहता नहीं होता, माने ठोस से द्रव बन जाएगा लेकिन वो ना बहेगा नहीं, ना होता है, बहता नहीं ना। हाँ, जेल का उदाहरण बता सकते हैं? जेली और जिलेटिन। हाँ, किसी गैस में, अब गैस के बात है, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण, जैसे में किसी गैस में
द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है? आप बताइए। किसी द्रव में किसी द्रव में माने माने किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। जिसमें देखिए माने किसी गैस में द्रव, तो जैसे मैंने बताया, देखिए गैस में द्रव का विलयन कुहासा बादल सब का उदाहरण नहीं है, तो उसे वही प्रकार से है कि गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है? एरोसोल। एरोसोल। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है, माने द्रव में जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो उसको क्या कहते हैं? द्रव में प्रक्षेपित कण ठोस होता है। द्रव से ठोस में क्या परिवर्तित होता है? हाइड्रोसोल। उसको आप कह सकते हैं, जिसमें देखिए आपको जिसे में बताते हैं, देखिए द्रव, हाँ एक मिनट, हाँ बताइए। द्रव से ठोस में, हाँ, जब किसी परिक्षेपण कण द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है उसे माने वैसे एरोसोल को क्या कहते हैं? धुआं। धुआं, हाँ। जिसे में धुआं इसको कहते हैं। और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव हो जाता है, माने गैस से द्रव में बदल जाता है, उसको हम लोग एरोसोल को कोहरा कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडलों को क्रमशः क्या कह सकते हैं? हाइड्रोसिल। हाइड्रोसोल। अगर जल है तो हाइड्रोसोल, हाँ। और दूसरा का कथी रहलो? आपको बेंथी अल्कोहल है, दूसरा का अल्कोहल है तो अल्कोहल, अल्कोहल है, हाँ। और तीसरा बेंजोसेल, बेंजोसोल। ठीक है, बेंजोसोल। ठीक है, हम्म। चलिए बताइए। जब किसी कोलाइडल में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाता है लेकिन घुलता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? उस कोलाइडल को क्या कहते हैं? आप बताइए। पायस। पायस कहते हैं। बहुत बढ़िया। आप पायस बनने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक पायस का उदाहरण बता सकते हैं? बताइए। प्राकृतिक पायस कौन? दूध प्राकृतिक पायस। हाँ, दूध। कृत्रिम पायस का उदाहरण बता सकते हैं? क्या है? पेंट कृत्रिम पायस है। ठीक है, पेंट कृत्रिम पायस और प्राकृतिक पायस दूध पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए कॉड लिवर तेल किसका उदाहरण है? ये भी पायस का ही उदाहरण है। कॉड लिवर तेल पायस का उदाहरण है। और सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में कौन माने किसका पायसीकरण किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? कॉड लिवर का। आप बताइए। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, और पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। ठीक है, और द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? यानी द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? आप द्रव से गैस में जाइएगा। द्रव से गैस। हाँ, मान लेते द्रव से आप अगर मान लेते, देखिए द्रव से आप गैस में जाइएगा तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, लेकिन वो तो विलयन के प्रकार है। लेकिन क्या कहलाता है? द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? झाग कहलाता है, जो कि साबुन से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था ना, तो इसको थोड़ा बढ़िया से पूछ देते हैं। वास्तविक विलयन किस प्रकार का विलयन है? बताइए। वास्तविक विलयन अस्थायी विलयन है। वास्तविक विलयन अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। ठीक है, वास्तविक विलयन अस्थायी होता है। अस्थायी और पारदर्शक होता है। अस्थायी और पारदर्शक। वास्तविक विलयन अस्थायी पारदर्शक, जिसको अपने आँख से सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं इसको देख सकते हैं आप। इसके आकार कितना होता है? 10 के पावर -8 से 7 -7। 10 के पावर -7 से अधिक होता है। यानी 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 के बीच होता है। हाँ, माने 10 कम हो जाएगा था। हाँ, कम हो जाता है, माने कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम। अधिक नहीं होता। 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8, यानी माइनस जब लग रहा है तो कम हो जाएगा, बाहर अधिक हो रहा है तो कम हो जाएगा, माइनस जब लग रहा है तो। ठीक है, चलिए। कोलाइडल विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माने कोलाइडल विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोलाइडल विलयन और तो वास्तविक विलयन भी मिला हुआ है, तो उसको आप अलग कीजिएगा तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन कहा जाता है। ठीक है, अपोहन अर्थात माने देखिए, हाँ, अपोहन डायलिसिस कहा जाते हैं। और किस विधि द्वारा कोलाइडल विलयन को शुद्ध किया जाता है? किस विधि द्वारा कोलाइडल विलयन को शुद्ध किया जाता है? कौन अपोहन है? आप बता दीजिए। अपोहन होगा, यानी अपोहन विधि द्वारा ही इसको शुद्ध किया जा सकता है। चलिए देखिए, आप बता दीजिए। कोलाइडल विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, उसको किस गति के नाम से जानते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहे हैं। कोलाइडल विलयन का जो कण होता है ना, लगातार इधर उधर भाग रहा है, उसको क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। उसे ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, यह गति कोलाइडल के कण की प्रकृति पर निर्भर करता है कि नहीं? निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है।
ठीक है, निर्भर नहीं करता। चलिए, कण जितने ही सूक्ष्म होता है तथा माध्यम की श्यानता जितना ही कम होगा तथा ताप जितना ही अधिक होगा तो ब्राउनी गति क्या होगा? कण माने बहुत सूक्ष्म है, गति करेगा, बढ़िया से गति अधिक गति करेगा, अधिक। ठीक है, माने कण बहुत सूक्ष्म होगा। हाँ, तो अधिक गति हाँ, कण बहुत सूक्ष्म होगा तो अधिक ब्राउनी गति अधिक होगा। और किसी माध्यम में श्यानता बहुत कम होगा तो गति अधिक होगा। और ताप जितना अधिक होगा तो ब्राउनी गति कम होगा, अधिक ही होगा। सब उससे अधिक है। हाँ हाँ, ये ध्यान में रखना है कि कण सूक्ष्म होगा तो यो अधिक होगा, श्यानता जितना भी कम होगा तो यो अधिक होगा, ताप जितना अधिक होगा ना तो यो ही कम होगा। जब अधिक होगा, अधिक होगा। हाँ, जब कोलाइडल विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलते हैं तो कोलाइडल कणों का माने आवेश उदासीन हो जाता है। यानी जब कोलाइडल विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलते हैं तो कोलाइडल कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और वो अवशोषण माने अवक्षेपण हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब कोलाइडल विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलते हैं तो कोलाइडल कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन में अंतर बता सकते हैं? हाँ, तंका मान लो क्लियर नहीं बताइए। हम बात से है कि इसका कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर। कोलाइडल विलयन का आकार होता है -10 के पावर -5 से -10 के पावर 7 के बीच, और इसका आकार होता है 10 के पावर -8 से 10 के पावर 7 के बीच और -7 के बीच। और ये हो गया, इसको हम सूक्ष्मदर्शी के कोलाइडल विलयन को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। इसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वास्तविक विलयन को नहीं देख सकते हैं। चलिए ठीक है, बता देते हैं। देखिए, वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन में अंतर। वास्तविक विलयन माने वास्तविक विलयन में जो पदार्थ होता है ना उसका आकार 10 के पावर -7 मीटर से कम होता है। ठीक है, 10 के पावर -7 से कम होता है। इसमें तो 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच होता है माने कोलाइडल विलयन में। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं। माने वास्तविक विलयन को आप तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं कोलाइडल विलयन को। ठीक है, इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता है। किस में? वास्तविक में। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। इस विलयन का प्रस्रवी दाब अधिक होता है। किसका? वास्तविक का। और कोलाइडल का कम होता है। यह समांग तथा एकांगी प्रावस्था में होता है वास्तविक विलयन। ये विषमांग दो अवस्था में होता है। हाँ, चलिए आप बताइए, जब किसी कोलाइडल विलयन में जब किसी कोलाइडल विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरते हैं, जब किसी कोलाइडल विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरते हैं और उनके लंबवत रख कर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडल कण काली पृष्ठभूमि में अल्पपीन के नोक की भांति चमकते रहता है। उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो उसको नोक की भांति चमकते रहता है। हाँ, लंबवत। देखिए, जब किसी कोलाइडल विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरते हैं, वो कोलाइडल विलयन को आप रख दीजिए, जैसे कोई तीव्र प्रकाश को आप गुजारिए, ठीक है, और इसके लंबवत रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण काली पृष्ठभूमि में अल्पीन के नोक की भांति चमकता रहता है। उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव। हाँ, और टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयोडीन में है कैसे? टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? कारण टिंडल प्रभाव कैसे होता है बताइए? अरे प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। हाँ, वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्ल या क्षारता में प्राप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषण कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? माने वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना, माने कोई परिवर्तन नहीं करता अम्ल क्षार में, लेकिन वह उसको अवशोषण कर लेता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे बफर विलयन का उदाहरण बता सकते हैं? देखिए, सोडियम एसीटेट एवं एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलित किया जाता है तब। चलिए, आप विलयन का रंग बता सकते हैं? देखिए, तो बताइए, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय रंग कैसा होता है? आप बताइए, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय रंग गुलाबी होता है। और लिटमस का उदासीन रंग? रंगहीन। आप बताइए। बैगनी, लिटमस का बैगनी होता है। फिनोल्फथेलिन का रंगहीन होता है, अति उदासीन। और फिनोल्फथीन का जो अम्लीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय विलयन गुलाबी। देखिए, फिनोल्फथीन रहेगा ना, तो देखिए उसका अम्लीय विलयन और उदासीन विलयन आपको रंगहीन होगा। आप बिजला दोनों गुलाबी होगा, उसका जो क्षारीय है ना जो गुलाबी होता है। और वहीं मिथाइल ऑरेंज का पहला तो गुलाबी हो जाएगा, यानी अम्लीय गुलाबी हो जाएगा, क्षारीय पीला हो जाएगा और उदासीन नारंगी कलर का हो जाएगा। और लिटमस तो इसका अम्लीय लाल
और क्षारीय नीला नीला और उदासीन बैगनी। चलिए, यह थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसलिए इसमें समय लगा है। बढ़िया बेहतरीन ढंग से हम लोग पूछ दिए हैं। अब बायोलॉजी हम लोग देखते हैं। आज का वीडियो हमको लगता है थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक, चलिए आप बताइए। मानव यहाँ कहाँ तक है? यहाँ तक है। यहाँ तक। हाँ, ई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला याद किए हैं। याद कर इसका ये समझिए, देखिए ना, इसको उतना नहीं ज़रूरी है। यहाँ से रख लिया। हाँ, ई कर लीजिएगा, इसे यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है। हृदय में रुद्र मार्ग का ई वाला ना है, याद कर दीजिए। ना यो ना याद कर। हाँ ठीक है, दिमाग लगाया है। हाँ, जो आज करने वाला अपने पता चला था। चलिए, मानव शरीर में पूंछ में संलयन होता है क्या है? माने मानव शरीर में पूंछ में संलयन होता है। रुद्रांत। आप बताइए। रुद्रांत। बृहदांत। बृहदांत था। आप बताइए। पल्मोनरी धमनी जो होता है ना, रक्त को कहाँ से कहाँ ले जाता है? पुलमोनी धरने है वो हृदय से शरीर की ओर ले जाता है। शरीर से हृदय हृदय के लिए ले जाए। नहीं, हृदय से शरीर के लिए कौन ले जाएगा? हृदय से शरीर के लिए ले जाए तो सीधे आपको धमनी हो जाएगा। धमनी पल्मोनरी ना जो शुद्ध रक्त रहता है। सीरा पुलमोनी तो वो तो सीरा आपको शरीर से आपको रक्त हृदय में ले जाएगा। सीरा वो अशुद्ध रक्त होता है, उसमें शुद्ध रक्त होता है ना। वो अशुद्ध रक्त होगा। शुद्ध होता है। पल्मोनरी नहीं कह रहे हैं, हाँ। सीरा के बारे में कह रहे तो सीरा हैं। शुद्ध पल्मोनरी सीरा अशुद्ध रक्त हो जाएगा, माने शुद्ध रक्त हो शुद्ध जाएगा। रक्त हो जाता है। पल्मोनरी सीरा शुद्ध रक्त हो जाएगा, हाँ। लेकिन सीरा अशुद्ध रक्त ले जाता शुद्ध है, रक्त जो कि ले शरीर से हृदय में ले जाता है। धमनी शुद्ध हाँ। पल्मोनरी धमनी हाँ, अति अशुद्ध रक्त ले जाएगा। तो हम आपसे पूछें क्या, पल्मोनरी धमनी रक्त को कहाँ से कहाँ ले आता है? हाँ, तो शरीर से हृदय के गलत है। धमनी धमनी के हृदय पल्मोनरी से धमनी, पल्मोनरी हृदय से धमनी नहीं बोले हैं। धमनी तो सीधे हृदय से शरीर का आपको धमनी आपको। पल्मोनरी नहीं हाँ। निकल है। पल्मोनरी धमनी दिया हुआ है, दोनों तुम दिल है। बोलो ना। पुलमोनी धमनी देले ना। पल्मोनरी धमनी है। हाँ तो बोलो, तो पल्मोनरी धमनी रक्त को कहाँ से कहाँ ले आता है? तो शरीर धमनी नहीं कह रहे हैं हम, पल्मोनरी धमनी पूछ रहे हैं, बोलो ना। हृदय से शरीर के में ले जाए छै। गलती। अरे हृदय से शरीर को तो धमनी आपको ले जाएगा। हाँ, पल्मोनरी धमनी हम कह रहे हैं आपसे, इतना बार कह रहे हैं। तो शरीर से हृदय की ओर। शरीर से हृदय के। दाएं नीले से ले जाएगा आपको हाँ, फेफड़ा की ओर। हाँ, ध्यान नीला से तो दिमाग कंफ्यूजन कर दिया। देखिए, शरीर से आपको ले जाएगा हृदय में सीरा, जो कि अशुद्ध रक्त ले आता है। अति जैसे में कि आपको हृदय से आपको ले जाएगा शरीर में धमनी, जो कि शुद्ध रक्त ले जाएगा। समझे? आपको हो जाएगा वहीं धमनी हो जाएगा क्या, पल्मोनरी धमनी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, दायां फेफड़े से, जो फेफड़ा का जो खून होता है ना, तो वो दाएं अलिंद में ले जाएगा। फेफड़े से दाएं अलिंद में ले जाएगा। जैसे में देखिए, चलिए आप बताइए। देखिए, पल्मोनरी धमनी जो दाएं नीले से फेफड़े में रक्त को ले जाता है, जहाँ अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है। और देखिए, शरीर से हृदय की ओर जो रक्त जो ले जाता है वह सीरा होता है। और सीरा में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी, यानी पल्मोनरी सीरा फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को ले जाता है। पल्मोनरी सीरा फेफड़ा है ना, उसे बाएं अलिंद में रक्त को ले जाता है, जो कि उसमें शुद्ध रक्त होता है। और हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाता है ना, रक्त वाहिनी, वो धमनी कहलाता है। हृदय से ले जाता है, हृदय से शरीर की ओर। ठीक है। आप इसका भी अपवाद है पल्मोनरी धमनी। और धमनी में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है क्या, पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी होता है ना, दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त को पहुंचाता है, जो कि अशुद्ध रक्त होता है। हाँ, ये कन्फ्यूजन का चैप्टर है, देख लीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन इस सबसे। और हृदय के दाहिने भाग में किस प्रकार का रक्त होता है? हृदय के दाहिने भाग में दाहिने भाग में दाहिने भाग में दुई आप बताइए ना तिरी बकलूल जैसे बोल रहा है। पास दो न लिखा। देखिए, हृदय के दाहिने भाग में होता है अशुद्ध रक्त। हाँ, दाहिने भाग में। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। लेकिन हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, जिसको आप ऑक्सीजन युक्त रक्त भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए बताइए, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय का जो मांसपेशी होता है ना, हृदय का जो मांसपेशी होता है, उसको जो पहुंचाता है रक्त, उसको क्या कहते हैं? धमनी का है। आप बताइए। कोरोनरी धमनी कहते हैं इसको, कोरोनरी धमनी। हाँ, कोरोनरी धमनी, जो कि मांसपेशिया को रक्त पहुंचाता है। उसी कोरोनरी धमनी जो मांसपेशिया को रक्त ले जाता है ना, तो कहीं रुकावट होता है ना,
तो उसी से हार्ट अटैक होता है, ओ, जिसको हृदयाघात हिंदी में कहता है, ठीक है। हार्ट अटैक उसी से होता है, हाँ। चलिए, हृदय में जो है ना, हृदय की धड़कन जो होता है सम्मिलित रूप से किस चीज़ का माने बना होता है? हृदय के धड़कन माने किसके सम्मिलित रूप को हृदय का धड़कन कहते हैं? संकुचन एवं शिथिलन का शिथिलन को संकुचन शिथिलन को हृदय का, हाँ। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? सामान्य अवस्था में 72 बार। भ्रूण की अवस्था में 150 बार। आप बता दीजिए, जब हृदय एक बार धड़क रहा है ना, तो कितना रक्त पंप करता है? 70 कब थे? मिली। 70 में। हाँ, चलिए आप बता दीजिए, जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होता है, माने हृदय धड़कता है ना, तो शुरुआती प्रारंभ होता है कि धड़कना शुरू वहाँ से होता है, उसको क्या कहते हैं? सन यानी सन का फुल फॉर्म क्या है? सन का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं? जैसे में देखिए, सन का फुल फॉर्म है, देख लेते हैं थोड़ा, साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड, हाँ। दाहिने अलिंद के दीवार में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? दाहिने अलिंद के दीवार में स्थित होता है, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना से कितना के बीच होना चाहिए? रक्तचाप तो 120/80। कितना है? mmHg। हाँ। तो इसको माने जो 120 जो है ना, उसको क्या कहते हैं? माने कहाँ रहता है 120? जैसे में सिस्टोलिक में 120, सिस्टोलिक में 80 में, 80 में डायस्टोलिक। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। आप बता दीजिए, हाँ, अति स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन को कौन? आप बताइए। एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन। और रुधिर में उपस्थित CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड माने pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है। अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है कि कम करता है? अम्लीयता हृदय गति को अम्लीयता कम करता है। आप बताइए। बढ़ाता है। हाँ, अम्लीयता बढ़ाता है, लेकिन क्षारीयता को हृदय को घटाता है, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है। हाँ, तो दाएं अलिंद एवं दाएं निलय को के बीच क्यों क्या कहते हैं? दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच को क्या कहते हैं? द्विनलिका, त्रिवलनी कपाट। दाएं देखिए, दाएं अलिंद और दाएं निलय 4 कोष्ठीय होता है ना। दाएं अलिंद बाएं अलिंद, दाएं निलय बाएं निलय। तो देखिए, दाएं निलय और दाएं अलिंद, दाएं अलिंद माने दाएं जो रहेगा ना, दाएं अलिंद दाएं निलय, इसको त्रि हो जाएगा, त्रिवलनी कपाट। जबकि बाएं अलिंद और बाएं निलय द्विवलनी कपाट हो जाएगा, द्विवलनी कपाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बता दीजिए, हृदय का हार्ट जो होता है ना, उसका वजन कितना होता है? हृदय का हार्ट का वजन कितना? बहुत इम्पोर्टेंट, 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम हार्ट, 300 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए आया बता दीजिए कि सबसे व्यस्त अंग कौन है? शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय ही सबसे व्यस्त अंग है, ठीक है। तो लगभग हम लोग समाप्त कर लिए बायोलॉजी भी। चलिए अब करंट अफेयर देख लेते हैं, ठीक। चलिए देख लीजिए, अब हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। त्योहार, उत्सव, मेला और महोत्सव जो था ना, वो हम लोग को दिया गया था याद करने के लिए। चलिए बताइए, माधवपुर मेला, ठीक है। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया गया था? इस पर नहीं ताकिएगा, नहीं था वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बिना मतलब के फाइन लग जाएगा, ठीक है। अब फाइन वाला अभी नहीं पेड किए हैं, पेड कर देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो नहीं आता है ना तो फाइन लगता है, ठीक है। तो डिस्कशन में थोड़ा नियम है कि आप एक रोज़ नहीं आइएगा ना तो फाइन लगेगा 50 रुपया, और टाइम पर नहीं आए तो वो भी 10 रुपया। आप आ भी गए, टाइम पर नहीं आए तो 10 रुपया फाइन लगता है। तो ये दोनों पर फाइन लगा हुआ है, ठीक है। उसका वीडियो हम लोग बनाएंगे, देगा ना तो दिखलाएंगे आप लोगों की कितना फाइन, हम लोग का फाइन चार्ज कितना है। चलिए इस पर भी ताकिएगा ना तो फाइन लग जाएगा। माधवपुर मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। ये देख लिया था, ठीक है। चलिए ये देख लिया था। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ऑरेंज फेस्टिवल, हाँ, ऑरेंज फेस्टिवल वीडियो में भी देख रहे हैं। ऑरेंज फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है। नागालैंड, कोहिमा, ठीक है। आप बता दीजिए, तुरगया उत्सव 2023, तुरगया उत्सव 2023। तुरगा नाम मस्जिद है पास, आज नाम मस्जिद में, ठीक है क्या? तोर गाया, इहो न ध्यान हो।
अरुणाचल प्रदेश। अरे समझ लो चीन चीन के सेना आया, तोड़ गया। कोई सामान तोड़ ताड़ दिया, तो कहाँ तोड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, तो फिर भारतीय भी जवाब देकर मुँह तोड़ जवाब देकर वो इतना बराबर रहबे करता है, उठा के फेंक देता है, अपना फिर जोड़ लेता है। तो तोड़ गया अरुणाचल प्रदेश। आ परशुराम कुंड महोत्सव, ये तो अजीब नाम नहीं है। परशुराम कुंड हाँ, परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आप बता दीजिए। परशुराम कुंड महोत्सव हरियाणा। अरुणाचल प्रदेश ही है। अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश ही है। आ तामू लहोसर 2022। ताम्बुल हाँ, तामू लहोसर 2022। लहोसर, तामू लहोसर। ये असम है। आप बता दीजिए। तामू लहोसर न ध्यान है। सिक्किम, सिक्किम में, ठीक है। आप बता दीजिए। बथुकमा फूल उत्सव 2022। बथुकमा फूल उत्सव 2022। बथुकमा, बथु कमाने गया है कहाँ? मणिपुर है। आप बताइए। तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। चलिए, आप बैसाखी, बैसाखी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बैसाखी महोत्सव बैसाखी हरियाणा। आप बताइए। असम। पंजाब, बैसाखी पंजाब। और झींगा मेला, झींगा मेला कहाँ आयोजित किया गया? झींगा मेला राजस्थान। आप बताइए। पंजाब में। पंजाब। बहुत गलत बोल रहा है, इसका मतलब करंट अफेयर नहीं देखा है, ठीक है। बैसाखी या झींगा। देखिए, डिस्कशन का रूल है कि कम से कम 80% से 90% याद करके आइए, ठीक है। तो ये लुसेंट में तो ये लोग बढ़िया से याद करके आए थे, लेकिन करंट देखने में भूल गया ये लोग। लेकिन ये गलत बात है। डिस्कशन का जो भी टास्क है ना, उसको बढ़िया से पूरा करके आइए, ठीक है। चलिए, आप बताइए। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 कहाँ है? महाराष्ट्र। थोड़ा सा हाँ, तो ठीक है। तो आपसे फिर पूछते तो बढ़िया पूछते। खजुराहो, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। आप बताइए। हाँ ठीक है। मध्य प्रदेश, खजुराहो। आप बता दीजिए। बहुत बोल दे। हाँ, यो संघ उत्सव, यो संघ उत्सव 2023। यो संघ उत्सव 2023 ना, आप नहीं बता पाइएगा, नहीं याद करेंगे। यो संघ महोत्सव 2023। ये संघ महोत्सव नागालैंड। आप बताइए। युवा संघ। ये यो न संघ ध्यान है। मणिपुर, ठीक है। आप पर्पल उत्सव 2023 बहुत बढ़िया है। पर्पल उत्सव 2023 गोवा। आप बताइए। न ध्यान। गोवा, पर्पल उत्सव बढ़िया। आ साओ जो आओ उत्सव 2022। साओ जो आओ उत्सव 2022 नागालैंड। आप बताइए। गोवा ही है, गोवा। ऑरेंज फेस्टिवल, देखिए पर्पल का IPL में मिलता है, पर्पल कैप गोवा। ऑरेंज कोहिमा नागालैंड, याद कर लीजिए। चलिए, बता दीजिए। भारत रंग महोत्सव, दिल्ली। भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। आप बता दीजिए। हाँ, एक चीज़ बढ़िया देखे हैं, जो कि एक बहुत हॉर्नबिल महोत्सव 2022। हॉर्नबिल नागालैंड। बहुत बढ़िया, हॉर्नबिल नागालैंड। आप बता दीजिए। भोगाली बिहू, भोगाली बिहू। भोगाली बिहू। तो बिहू ही तो असम। हाँ, बिहू असम हो जाएगा। जिसमें भी बिहू लगा रहेगा ना, असम चल जाइएगा, ठीक है। आप बता दीजिए। पूछे तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। सूरज कुंड है, ये तो राजस्थान। नहीं बताइए। अभी ना बता के। फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा। नहीं बताए थे। काला घोड़ा का महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव। महाराष्ट्र। आप बताइए। महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र, मुंबई। टुकल पोंगल 2023। टुकल पोंगल। पोंगल, तो ये पोंगल यो असम में है। आप बता दीजिए। केरल। देखिए, लगभग ये ध्यान में रखिएगा। और टू माने डबल ट रहेगा ना, डबल ट जब भी रहेगा, छोड़ मैं को हाफ ट, जिसमें में से लकीर नहीं खींचा रहता है, एगो ट। तो जितना भी टू रहता है ना, डबल टू वाला, सीधे केरल और आप चल जाइएगा। जितना भी रहेगा केरल चल जाइएगा। या तो आपको GI टैग में भी, GI टैग में भी एक का को छोड़ के जल्दी, जैसे एक दो बाद में तो जो कि फेमस है जल्लीकट्टू, तो सब जानता है कि तमिलनाडु का है, फेमस है। तो उसको छोड़ के बाकी प्रचलित मैंने नाम नहीं रहेगा, जो कि अजीब टाइप का नाम रहेगा, डबल ट लगा रहेगा ना, तो सब तो केरल लगभग चल जाइएगा, ठीक है। आप बता दीजिए। हाँ, एक और देखे हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन इसमें से देख के पूछ देते हैं। बिहान मेला, बिहान मेला 2023। आई मेला नहीं, बिहान मेला, बताइए। बताइए। उड़ीसा। उड़ीसा। नुआखाई महोत्सव। नुआखाई। नुआखाई उड़ीसा। नुआखाई ना, उड़ीसा। नुआखाई उड़ीसा हो जाएगा। आप बता दीजिए। चेरचेरा महोत्सव। चेरचेरा महोत्सव। हाँ, झारखंड है। आप बताइए। चेरचेरा ना ध्यान पड़े। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। चलिए, अब 2021 से 23 में भौगोलिक संकेत यानी जिसको GI टैग कहा जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लकड़ी की नक्काशी कला, लकड़ी की नक्काशी कला को कहाँ माने कहाँ का है, जो कि उसको दिया गया है GI टैग? महाराष्ट्र। लकड़ी की नक्काशी कला, बताइए। लद्दाख। लद्दाख।
ल से लकड़ी, ल से लद्दाख, ठीक है। आ लंगड़ा आम का लंगड़ा आम, हाँ, कौन उत्तर प्रदेश। फिर नीचे नहीं तक ये नहीं देखे अभी वीडियो में, ना देखते ओते में ना देखते ही है फिर भी कहीं कहीं बुक पे मत ताकिए। अति अट्टा पड्डी, अट्टू कोम्बू, आवारा कहाँ पता नहीं। आवारा आवारा आदमी सब। केरल अरे केरल अट्टा नकल गोटा वाला डबल ट जब मिल जाएगा ना तो समझ जाइए ना केरल कि केरल। अति ओना टट्टू करा पल्लू, केरल केरल का कि टट्टू। बता देते हैं वट्टा माने वट्टा वदा, केरल केरल। जिसमें डबल ट आ जाएगा ना समझ आए केरल अनाधुन चल जाइएगा, ठीक है। अब दे कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय बहुत बढ़िया है। कांगड़ा जगह का नाम है, याद रखना चाहिए। कांगड़ा असम जिसमें हम लोग अरे नहीं हम लोग पढ़े थे ना नदी में कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ से निकलता है? कांगड़ा से एक नदी निकलता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मेरा चाय हम मुरैना के गजक में, कहाँ के है मुरैना के गजक? मुरैना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है। आप बता दीजिए गमोछा माने गमोछा के गमछा, उसको गमोछा कहा जाता है। कहाँ गमोछा कहा जाता है? उसी को GI टैग मिला है। असम असम माने गमछा के गमोछा नामे से हो रहा है। असम हाँ। तंदूर लाल चने, तंदूर लाल चने, त से तंदूर, त से तेलंगाना तेलंगाना, तेलंगाना ठीक है। आप बता दीजिए सफ़ेद प्याज को, महाराष्ट्र आप बता दीजिए महुआ का पान को, तो बहुत फेमस है। बनारस उत्तर प्रदेश महुआ। हम लोग जैसे में यहाँ नृत्य होता है ना गांव देहात में, तो आल्हा उदल का होता है, वहीं महुआ राज था जहाँ आल्हा उदल का है, ठीक है। वो बहुत प्रचलित है यहाँ पे, खेला जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सब में खेला जाता है नाटक। सोजत मेहंदी का, सोजत मेहंदी असम फेमस। सारे मेहंदी सब कहाँ लगाता है? राजस्थान। चलिए तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक।